क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो स्टूडेंट, हमारे फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे पार्ट है इनके इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो फील्ड पे तो जाने में बहुत समय लगेगा। आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और सिर्फ चार्ज को समझेंगे। आज सिर्फ मात्र इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर बिगिनिंग आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो हर चीज आपका अच्छा ही रहेगा बच्चे। तो चलिए, मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हमारे फिजिक्स का एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिनके दो पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आज से हमारी शुरू हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेज एट रेस्ट। चार्ज यहां रेस्ट में रहेंगे, मोशन में नहीं रहेंगे। और यहां पर आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में और चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है, फ्लक्स पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है। ये सारे स्टडी करना है आपको। कैपेसिटर पढ़ना है। ये सारे स्टडी करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमें पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्जेज इन मोशन। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है चार्जेज इन मोशन। चार्जेज रेस्ट में नहीं, चार्जेज इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होंगे तो मोशन ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेज मोशन में होंगे तो हमें वहां पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मोशन में होता है तो और क्या होता है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहां पर हमें मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमें यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बाद पढ़ना है मैग्नेटिज्म पढ़ना है। उसके बाद मैग्नेटिज्म के बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हमें फिर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक जो फंडामेंटल बातें होंगी वो हम करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्जेज पे। ये चार्ज, सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन, ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हैं। स्टूडेंट्स, आप एक्सपीरियंस किए होंगे, अनुभव किए होंगे कि जब आप ठंडे के समय में, यानी कि विंटर सीजन में जब आप स्वेटर पहनते हैं
और स्वेटर को अगर आप अपने बॉडी से बाहर करते हैं, खोलते हैं, पुट ऑफ करते हैं, तो उस टाइम में आप देखे होंगे कि लाइटनिंग भी होता है और साउंड भी होता है। आखिर ये क्यों हुआ, कहां से आया, वो क्या था? लाइटनिंग भी हुआ, साउंड भी हुआ, क्या था? लाइटनिंग मतलब स्पार्क किया, और क्रैकल साउंड भी प्रोड्यूस हुआ उसमें से। वो क्या था, वो किसके वजह से हुआ? वो हुआ सिर्फ चार्ज के वजह से। दूसरी बात आप देखते हैं, ऑल ऑफ अस ऑल्सो एक्सपीरियंस साउंड एंड लाइटनिंग एट द टाइम ऑफ थंडर स्टॉर्म इन द स्काई। आकाश में थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है मेघ का गरजना। जिस टाइम में बादल गरज रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, उस टाइम में आप आकाश में देखते हैं लाइटनिंग भी हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि वहां पर लाइटनिंग भी हो रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्या है वो, क्या था वो? कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि वो क्या है? कभी आपने इसका एक्सप्लेनेशन खोजा है? नहीं खोजा है। तो आज हम इन्हीं सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। वो किसके वजह से हो रहा है, वो सारे चीज हो रहे हैं चार्ज के वजह से। आप कभी कभी ये भी एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, बस में, कार में, जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जब आप कार के सीट पर से उठ करके अगर आप कार के गेट को खोलेंगे तो आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। या फिर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो बस के सीट पर से उठ करके अगर बस के किसी भी कंडक्टिंग पाथ को अगर आप टच करेंगे तो आपके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक शॉक का फील होगा। लगेगा कि हमारी बॉडी से कुछ जा रहा है, जैसे करंट लग रहा है, इस टाइप का आपको फील होगा। आखिर वो क्या है, क्या फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी से, क्यों फील हुआ आपको इलेक्ट्रिक शॉक? इन सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम इन द टर्म ऑफ चार्ज। वो सारे चीज जो हो रहे हैं ना, जो हम अभी आपको बताए, वो सारे रोल प्ले कर रहे हैं चार्ज प्लेज रोल इन दिस फिनोमेना। तो चलिए बच्चे, हम इसी चीज को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आकाश में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, जो जिसे हम कहते हैं बिजली चमक रहा है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि वो क्यों होता है। देखो बच्चे, क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी के टाइम में क्या होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ इंक्रीज होता है तो हमारे अर्थ के जो वाटर है वो इवापोरेट होकर के ऊपर उठने लगता है। यानी कि वो जो वाष्प है वो ऊपर उठने लगता है। जब वो ऊपर उठता है तो क्या होता है, प्रत्येक 165 मीटर पे जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। जब आप वाटर वेपर को लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो वेपर फिर क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस वहां होगा और वाटर वेपर चेंज होगा लिक्विड में। और जब वहां पर और भी उसको कम टेम्परेचर मिलेगा, सबसे पहले तो वो कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो आइस के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं पानी के साथ में, ताकि वो आइस कहाँ से आए, वही तो वाटर वेपर चेंज हुआ होगा ऊपर में जाकर के छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में। तो यही चीज होता है, पहले अर्थ पर से पानी इवापोरेट होकर के ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के वो छोटे छोटे आइस के टुकड़े बन जाते हैं लो टेम्परेचर पे जाकर के। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रत्येक 165 मीटर हाइट पे जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होते रहता है और वो आइस के टुकड़े बहुत ऊपर चले जाते हैं। जो इवापोरेटेड वाटर है बहुत ऊपर चले जाते हैं और वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है बर्फ के टुकड़े का। तो फिर जब हवा चलती है तो जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं, टकराने लगते हैं। तो टकराने से क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन वो चार्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, चार्ज हो जाते हैं। कुछ टुकड़े हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, कुछ टुकड़े हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज। जैसे कि यहाँ पर हमने इसे बना दिया, कुछ टुकड़े हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और कुछ टुकड़े हो जाते हैं
नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जो टुकड़े पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं वो ऊपर चले जाते हैं इस तरह से, और जो टुकड़े नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन से चार्ज होता है, रबिंग करने से चार्ज होता है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चले जाता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हल्का हो जाता है, क्योंकि चार्ज के साथ तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के पास तो मास भी होता है ना, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके गए तो कुछ मास भी उसमें से निकल करके चले गए इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जिसमें से मास निकल गया वो हल्का हो गया, जिसमें मास निकल के चला गया वो भारी हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज जो हो रहे हैं ना, कुछ आइस के जो क्रिस्टल हैं जो निगेटिव चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहे हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में। तो चार्ज के साथ में क्या होता है ना कि मास भी आता है, जिस वजह से क्या होता है ना कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना वो भारी हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, निकलने के बाद उसका मास कम हो गया तो हल्का हो गया, तो हल्का चीज ऊपर जाता है और भारी चीज नीचे आता है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाते हैं और निगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं। जब हवाएं चलती है तो सिर्फ ऊपर में ही हवा नहीं चलती है ना, हमारी पृथ्वी पर भी तो हवा चलती है नीचे में जहाँ हम लोग रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे होते हैं, घास होते हैं, वो सब क्या होते हैं एक दूसरे से, वो भी इस आइस के टुकड़े की तरह, जैसे ऊपर में आइस के टुकड़े आपस में टकरा रहे थे हवा की वजह से, उसी तरह से जब हवा चलती है हमारी धरती पर तो पेड़ पौधे भी एक दूसरे से क्या होते हैं, टच होते रहते हैं, ऐसे टकराते रहते हैं। टकराने की वजह से पेड़ पौधे भी चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होंगे भाई तो ऐसा है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे, कोई पौधा पॉजिटिव होगा तो कोई पौधा निगेटिव होगा। तो उस निगेटिव चार्ज को क्या करते हैं ना, अर्थ अपने और खींच लेता है, बाकी बच जाता है ऊपर में पौधे पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं ऊपर में। वो पॉजिटिव चार्ज जो बच जाते हैं ये आपका अर्थ है, इस पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं इस तरह से। अब ये पेड़ पौधे जब हवा चल रहा था तो आपस में टकरा रहा था, टकराने के बाद कोलाइड कर रहा था, यानी फ्रिक्शन का प्रोसेस यहाँ चल रहा था, जिस वजह से ये पौधे तो कुछ मान लेते हैं, ये पौधे हो गए पॉजिटिव, ये पौधे हो गए निगेटिव, फिर ये पौधे पॉजिटिव, ये पौधे निगेटिव। तो इस निगेटिव चार्ज को अर्थ क्या किया, अपने और खींच लिया सारे निगेटिव को, और ऊपर में क्या बच गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इस निगेटिव को अपने और अट्रैक्ट करेंगे ऐसे इस तरह से। ये निगेटिव चार्ज क्या होगा ना, फिर एयर के थ्रू फ्लो करके हमारे पृथ्वी पर आएंगे। तो हमें जानना है कि लाइट और साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है। देखो, जब ये चार्ज एयर के थ्रू फ्लो होकर के हमारी पृथ्वी पर आ रहे होंगे तो क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा है, जब कोई चार्ज किसी वायर से किसी कंडक्टर से होकर के फ्लो करता है तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट। तो कंडक्टर क्या होता है, ये अपने रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उस वायर में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं उससे कोलाइड करते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन की वजह से क्या होता है ना कि वायर के एटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब एटम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पूरे वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे बल्ब जलने लगता है, बल्ब के फिलामेंट पहले हीट होता है, हीट होने के बाद हमें लाइट देता है। तो उसी तरह से यहाँ भी वही प्रोसेस चलता है। जब ये चार्ज एयर से होकर के पास कर रहा होता है ना ये निगेटिव चार्ज, तो क्या होता है, एयर के साथ इसका कोलिजन होता है। इसके रास्ते में तो एयर आता है, एयर के साथ कोलिजन होता है, तो एयर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, और हीट एनर्जी फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही लाइट हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है साउंड की, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हमने साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो हमने फिजिक्स में पढ़े हैं 9th क्लास में ही, आज हम 12th में हैं। तो साउंड प्रोड्यूस होने के पीछे जो कारण है ना वो है वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस पार्टिकल के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब देखिए, जब ये चार्ज एयर से होकर के पास कर रहा होता है
तो जो एयर इस चार्ज के फ्लो होने के रास्ते में आएगा, उस एयर के पार्टिकल को ये चार्ज क्या करेगा, अपने रास्ते से बहुत जोर से हटाएगा, उसको डिस्प्लेस करेगा। जिस टाइम में वो डिस्प्लेस हो रहा होगा एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, और वही साउंड हमें सुनाई देती है। अब बात आती है कि हमें लाइट पहले दिखाई, जबकि दोनों सेम टाइम में वहां प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज एयर से होकर के पास कर रहा होता है तो एयर के पार्टिकल को क्या करता है, अपने रास्ते से हटाता है। हटाने के टाइम में एयर के पार्टिकल और चार्ज में कोलिजन होगा, तो कोलिजन होगा तो सेम टाइम में क्या होगा, एयर हीट भी होगा, हीट होने की वजह से लाइट भी देगा, और हटने के टाइम में वाइब्रेट भी करेगा, तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो सेम टाइम में दोनों चीज वहां प्रोड्यूस होता है, लाइट भी और हीट भी। लेकिन लाइट हमें पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। इसके पीछे रीजन है कि लाइट का स्पीड जो होता है वो साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो हमारे पास पहले पहुंचता है, और जिसका स्पीड कम होता है वो हमारे पास बाद में पहुंचता है। बच्चे, यही रीजन है। तो इस तरह से आपने समझा कि चार्ज जो है, चार्ज के वजह से ही आकाश में लाइटनिंग होता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज का ही यहाँ भी रोल हो रहा है। जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है एयर से होकर के, तो ही लाइटनिंग भी होता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ये आपने फिनोमेना को एक्सप्लेन किया इन द टर्म ऑफ चार्ज। अब देखिए बच्चे, ये अगर चार्ज नहीं होता तो ये सब चीज कुछ देखने को आपको नहीं मिलता। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम ठंडी के मौसम में अगर कुछ विंटर वियर अगर हम लोग पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर वगैरह, वुलन क्लॉथ वगैरह पहनते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वुलन क्लॉथ होता है और हमारे जो ड्राई स्किन होते हैं, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। क्योंकि हमारे स्किन से वो टच होता है तो फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाते हैं किसमें, जो कपड़े हम पहने होते हैं उसके अंदर। जैसे ही हम कपड़ा को खोलते हैं ना, तो हमारे कपड़े में जो इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है निकल करके हमारी बॉडी से, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफर होने लगता है। हमारे आसपास जो एयर होता है उसमें ट्रांसफर होने लगता है, उससे होकर के ट्रेवल करने लगता है। बस इसी तरह से, तब इस तरह से ट्रेवल करेगा एयर से होकर के, तो एयर के साथ क्या करेगा, वो कोलिजन करेगा, कोलाइड होगा वहां पे। तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि लाइट में कन्वर्ट होना पड़ेगा उस हीट को, और लाइट आपको दिख जाएगा। बाकी जब कोलिजन होगा एयर के साथ उस चार्ज का, तो जिस रास्ते से चार्ज फ्लो कर रहा होगा उस रास्ते में जब एयर आएगा तो वो उसको हटाने की कोशिश करेगा, वहां से हटाएगा उसको, बहुत जोर से उसको डिस्प्लेस करेगा। जब एयर वहां से हटेगा तो एयर का पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करते हुए जोर से दूर भागेंगे। उस टाइम में वाइब्रेशन की वजह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। उतना ज्यादा तो नहीं, कम अमाउंट में ही, लेकिन हमें सुनाई देता भी है साउंड, और लाइट भी दिखाई देता है। अगर रात में अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करें तो क्लियरली हमें लाइट जरूर दिखाई देता है। तो यही चीज है। अब बात आती है कि हमने आपको बताया कि जब हम गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, कार में या बस में, तो हम सीट पर बैठे होते हैं, और जब हम सीट पर बैठे होते हैं गाड़ी की सीट पर, तो हमारे बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट उस सीट से होता है। हमारे बॉडी का जो स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा उस सीट का, तो वहां रबिंग होगा स्किन और सीट के साथ। तो रबिंग होने से क्या होगा, उस सीट में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल करके आ गए, मतलब चार्ज निकल करके आ गए। इलेक्ट्रॉन पे ही तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को ही तो हम चार्ज कहते हैं ना। हमारे बॉडी के अंदर चार्ज आ गए निकल के, हमारे बॉडी के अंदर चार्ज है। जैसे ही हम किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आएंगे, अब वो कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को अलाउ कर देता है कि तुम मेरे से फ्लो कर जा, और हमारे बॉडी के अंदर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, वो कंडक्टर में जाने लगता है हमारे बॉडी से होकर के। जब हमारे बॉडी से होकर के चार्ज कंडक्टर में जाने लगेगा, हमारे बॉडी से होकर के चार्ज फ्लो करने लगेगा जाने के लिए, तो उस टाइम में हमें इलेक्ट्रिक शॉक का फील होता है। ठीक है, यही रीजन है। तो चार्ज ही ऐसा है जो इन सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चे, अब हम जो है आगे बात करते हैं
आज तो सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करनी है, इंट्रोडक्शन देना है कि ये होता क्या है, कुछ और तो करना नहीं है। फिर आगे हम जो हमें पढ़ना है वो तो हमारे पास टाइम है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए, ये जो चार्ज है, अब हम जानेंगे कि ये चार्ज कहां से आया। ये चार्ज कहां से आया, इस चार्ज का नाम किसने दिया और क्यों दिया, चार्ज कहां से आया हम ये जानेंगे। और चार्ज होते हैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव नाम कैसे पड़ा इसका, चार्ज का, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। तो चलिए हम चलते हैं 600 बीसी में। सबसे पहले 600 बीसी में ही जो है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था थेल्स से। तो थेल्स ने सबसे पहले क्या किया, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में थेल्स थ्योरम भी पढ़ के आ रहे हैं, वो एक फिजिसिस्ट भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे अच्छे। तो उन्होंने इस टाइम में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले जानना है कि ये चार्ज कहां से आया, ये हमें जानना होता है। यहाँ पे 600 बीसी में थेल्स ने एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक मटेरियल होता है कोई एम्बर, देखो एक मटेरियल होता है कोई एम्बर। मटेरियल मतलब जैसे ये चौक है, कोई सबस्टांस है, वैसे ही एक कोई सबस्टांस होता है एम्बर। इस एम्बर को क्या किया गया, वूल के कपड़े से, वूलन क्लॉथ से रब किया गया, उसको रगड़ा गया, ऐसे आपस में उन्होंने रगड़ा, वूल के क्लॉथ से या फिर सिल्क के क्लॉथ से इस एम्बर को रब किया उन्होंने। और रब करने के बाद उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब हम किसी दो सबस्टांस को आपस में रब करते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो भारी ऑब्जेक्ट होता है वो हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब आपने एम्बर को वूल से या सिल्क से रब कर देंगे, ये सिल्क और वूल जो होगा इस एम्बर के रेस्पेक्ट में हल्का होगा। जब ये हल्का होगा तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, अपने अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एम्बर और सिल्क को आपस में रगड़ने से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से और भी सबस्टांस कर सकते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने इतना बात बताया। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले नाम, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन शुरू हो गया। इस एम्बर का जो है ग्रीक वर्ड में मीनिंग होता है, इस एम्बर को ग्रीक वर्ड में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसका स्पेलिंग होता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अलग चीज है। इसका इन्वेंशन उस टाइम में हुआ भी नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये 600 बीसी की बात है। इस एम्बर का ग्रीक भाषा में नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एम्बर को वूल के साथ रगड़ने के बाद जो देखा है कि एम्बर और वूल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस एम्बर के नाम के आधार पर ही, यानी कि इसका जो ग्रीक भाषा में नाम था इलेक्ट्रॉन, इसी के आधार पर नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। आज हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है वो इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो नेम डिराइव हुआ है ना, वो एम्बर से हुआ है। इसका नाम है ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन, और इससे डिराइव हुआ था ये। जब हमें इसकी जानकारी मिली इस इलेक्ट्रॉन की, तो हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना बात आया। उसके बाद जो है और भी एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, ढेर सारे साइंटिस्ट बहुत लंबे समय तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते गए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थेल्स, डॉक्टर गिलबर्ट, ढेर सारे इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए और बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करते गए। और बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन क्या मिला उस पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया, सो देखिए, एक ग्लास रॉड लिया गया। चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चार्ज कहां से आया, और चार्ज का जो टाइप्स दिया गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव।
ये किस लॉजिक के आधार पर दिया गया, ये भी हमको जानना है इस लेक्चर के अंदर बच्चे। तो एक्सपेरिमेंट फिर से हम बता रहे हैं आपको कि और भी जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किया गया। एम्बर और वूल को तो रगड़ा ही गया, और थ्रिस ने ये कहा कि सिर्फ एम्बर और वूल को रगड़ने से ही सिर्फ ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली और भी दो सबस्टांस आप ले सकते हैं, दोनों को आपस में रबिंग करेंगे तो वहां पर भी अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है। तो अब और भी सबस्टांस को लिए गए, दूसरे सबस्टांस को लिए गए, दूसरे मटेरियल को लिए गए, जैसे ग्लास रॉड को लिया गया, ग्लास रॉड को, ठीक है, ये मान लेते हैं ये मेरा ग्लास रॉड है। दो ग्लास रॉड लिए गए कुछ इस तरह से, ये दो ग्लास रॉड लिए गए, ठीक है। और इन दोनों ग्लास रॉड को सबसे पहले क्या किया गया, सिल्क के कपड़े से, ये सिल्क के कपड़े हैं, ये सिल्क के कपड़े को हमने दिखाया है, उसी तरह से ये भी क्या है, सिल्क के कपड़े हैं। इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े से रगड़ दिए गए, रब कर दिया गया। इस ग्लास रॉड को भी इस सिल्क के कपड़े से रब कर दिया गया। रब करने के बाद देखा गया कि ये ग्लास रॉड इस सिल्क के कपड़े को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर ये ग्लास रॉड भी इस सिल्क के कपड़े को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को और भी तरीके से देखा गया। ये दोनों ग्लास रॉड जो है, ये ग्लास रॉड फर्स्ट और ये ग्लास रॉड सेकेंड, फिर इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक में लाया गया। तो नजदीक में लाने के बाद देखा गया कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। बात समझिए, इस ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया गया और दोनों को जब कुछ सेपरेशन पे रखा गया रगड़ने के बाद, तो देखा गया कि ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ में अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ में अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों ग्लास रॉड को जब एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश किया गया, ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर दिए, मतलब अट्रैक्ट नहीं हुआ, दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे। ठीक उसी तरह से जब इस सिल्क के कपड़े को इस सिल्क के कपड़े से फर्स्ट वाले ग्लास रॉड को जिस सिल्क के कपड़े से हमने रगड़ा था और सेकेंड वाले ग्लास रॉड को जिस सिल्क के कपड़े से हमने रगड़ा था, उन दोनों सिल्क के कपड़े को जब एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश किया गया तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर दिए, ठीक है। यहाँ पर तो रिपल्सन ही हो रहा है इन दोनों में, फिर इन दोनों में रिपल्सन ही हो रहा है, इन दोनों में रिपल्सन, फिर इन दोनों में भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है इस ग्लास रॉड में और सिल्क में। उसके बाद फिर देखिए क्या किया गया, और भी मटेरियल लिए गए। जैसे और मटेरियल क्या लिए गए, यहाँ लिए गए प्लास्टिक का रॉड, मान लेते हैं ये हमारे पास ये प्लास्टिक का रॉड है, ये प्लास्टिक का रॉड है, और इस प्लास्टिक के रॉड को कैट फर से, यानी कि बिल्ली के खाल से, ये कैट फर का मतलब होता है बिल्ली का खाल, और ये प्लास्टिक का रॉड है, यहाँ पर ग्लास रॉड था। अब इस प्लास्टिक के रॉड को इस बिल्ली के खाल से रगड़ दिया गया। जब इस प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के खाल से रगड़ दिया गया तो यहाँ पर भी इस तरह से दो प्लास्टिक रॉड लिए गए। देख, यहाँ पर इस चीज को वेरीफाई यहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्लास्टिक का रॉड लिया गया दो, जिस तरह से यहाँ दो ग्लास रॉड लिए गए थे वैसे ही पहले इस प्लास्टिक के रॉड को इससे रब कर दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और कैट का फर लिया गया, उसके बाद इस प्लास्टिक के रॉड को इस कैट के फर से रब कर दिया गया, रगड़ दिया गया। तो देखा गया, फिर दोनों को रगड़ने के बाद, इन दोनों को रगड़ने के बाद सेपरेट कर दिया गया। तो सेपरेशन के बाद देखा गया कि ये प्लास्टिक का रॉड इस कैट फर को अपने और अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक का रॉड इस प्लास्टिक के रॉड को रिपेल कर रहे हैं, ये कैट का फर इस कैट के फर को रिपेल कर रहे हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखा गया। अब फिर क्या किया गया सो देखिए बताता है। यहाँ ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया, इस ग्लास रॉड को इस प्लास्टिक रॉड के पास लेके आया गया। ये ग्लास रॉड को इस ग्लास रॉड को इस प्लास्टिक रॉड के नजदीक में लाया गया। इस प्लास्टिक रॉड को इस ग्लास रॉड के नजदीक में लाया गया।
तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक का रॉड, ये प्लास्टिक का रॉड और ये ग्लास का रॉड, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर क्या किया वो, इस सिल्क का जो मटेरियल है उसको जो है इस कैट के फर के नजदीक में लाया गया। तो देखा गया कि ये सिल्क और ये कैट फर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन बना उसके पास। तो जब यहां पर ये दो ग्लास का रॉड को दो सेम मटेरियल से अगर रगड़ दिया गया और देखा गया यहाँ पर कि ये दोनों दो ग्लास के रॉड को अगर सेम मटेरियल से रगड़ दिया गया है तो इन दोनों ग्लास के मटेरियल के पास सेम प्रॉपर्टी आया, सेम कोई इंटिटी आया, और इन दोनों सिल्क के पास भी कोई सेम इंटिटी आया। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों ग्लास का रॉड या फिर ये सिल्क। ठीक उसी तरह से यहां भी जब इन प्लास्टिक के रॉड को दो सेम मटेरियल से रगड़ दिया जाता है तो इन दोनों ग्लास रॉड पे सेम इंटिटी आता है, फिर इस पर भी सेम इंटिटी आता है। यहां पर उन्होंने इतना कंफर्म हो लिया कि सेम इंटिटी, सेम चीज, सेम प्रॉपर्टी दोनों पर आया है, क्योंकि सेम मटेरियल से दो ग्लास रॉड को दो सेम मटेरियल से हमने रब किया है यहां पर। लेकिन यहां पर मटेरियल चेंज हो रहा है। इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस ग्लास रॉड को हमने कैट फर से रब किया। तो फिर इस ग्लास रॉड पे और इस प्लास्टिक के रॉड पे इसका मतलब सेम इंटिटी नहीं आया, सेम चीज, सेम प्रॉपर्टी नहीं आया, अलग अलग प्रॉपर्टी आया, जिस वजह से इसमें इस प्लास्टिक के रॉड में और इस ग्लास के रॉड में और प्लास्टिक के रॉड में अट्रैक्शन हुआ। ये यहां पर इतना वो कंफर्म हो गया। लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ डाउट था, तो इस डाउट को दूर करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट को फिर आगे बढ़ाया। वो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ आगे बढ़ाया और आगे कुछ इस तरह से बढ़ाया। चलिए इसको मिटाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आगे कुछ इस तरह से बढ़ाया कि उन्होंने क्या किया सो देखिए। उन्होंने ये किया कि यहाँ पर एक कोई स्टैंड लिया, इस स्टैंड में दो मेटल का बॉल लिया, इस तरह से लटका दिया, दो मेटल का बॉल लटका दिया। और हमारे पास जो ग्लास रॉड था पहले दो, ये जो ग्लास रॉड था हमारे पास, दो ग्लास रॉड था हमारे पास, दोनों को हमने सिल्क से रब किया था, ये ग्लास रॉड था। तो उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को इसके कांटेक्ट में लाया, इस ग्लास रॉड को ला करके इसमें टच करवा दिया। फिर क्या किया, इस ग्लास रॉड को हटा के रख दिया, फिर इस ग्लास रॉड को ला के इसमें टच करवाया, फिर इसको रख दिया उधर। अब इन दोनों ग्लास रॉड को बारी बारी से इन दोनों पिथ बॉल में, इन दोनों बॉल में, मेटल बॉल में टच करवाया। उन्होंने टच करवाया तो देखा कि ये दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों रिपेल कर रहे हैं? वो इसलिए रिपेल कर रहे हैं कि ये दोनों ग्लास रॉड पे सेम प्रॉपर्टी था, क्योंकि इन दोनों को सेम मटेरियल से रब किया गया था। तो उसके दिमाग में ये चीज आया कि इन दोनों पे सेम इंटिटी है, कोई चीज है दोनों पे, प्रॉपर्टी कुछ भी हो, अभी प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताएंगे, इन दोनों पे कोई सेम प्रॉपर्टी है, जिस वजह से ये दोनों, इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें ट्रांसफर हो रहा है। जो प्रॉपर्टी इसमें और इसमें है वही प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफर हुआ है, सेम प्रॉपर्टी। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इन दोनों, जिन दो ऑब्जेक्ट पे सेम इंटिटी मिला, उसको सेम प्रॉपर्टी मिला, उसका नाम दिया उन्होंने क्या, लाइक चार्ज। क्या नाम दिया उसका? लाइक चार्ज। और उन्होंने कहा कि लाइक चार्ज जो होते हैं क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहां पर लाइक चार्ज हो गया, क्योंकि इस पर जो चार्ज था, इससे टच किए थे ये चार्ज हो गया, इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव था तो इससे टच किए थे ये भी पॉजिटिव, और इस पर भी पॉजिटिव था तो इससे टच किए थे ये भी पॉजिटिव, तो सेम चार्ज हो गया। सेम चार्ज मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलिए अब चार्ज के बारे में और भी हम जानेंगे अभी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, सो देखिए बताता है। ये ग्लास रॉड है, अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसको
ये यहाँ पे प्लास्टिक रॉड ले लीजिए, दो, जिस प्लास्टिक रॉड को आपने कैट फर से रब किया था वो प्लास्टिक रॉड, ये प्लास्टिक रॉड लिया गया, ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड लिया गया। अब देखिए सबसे पहले जो हमने किया था एक्सपेरिमेंट, ये प्लास्टिक रॉड जो है ना, जो हमारे पास ये ग्लास रॉड था उसको अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब इस पर और इस पर सेम एंटिटी नहीं था, इसीलिए अट्रैक्ट कर रहा था। अब क्या किया उन्होंने, इसको, इस बॉल को, तो अब क्या किया उन्होंने, फिर दूसरा एक स्टैंड लिया कुछ इस तरह से, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको दूसरा स्टैंड लिया, दूसरा पिथबॉल लिया, इस तरह से दूसरा पिथबॉल लिया। इस पिथबॉल पे क्या किया उन्होंने, इस प्लास्टिक रॉड को पहले टच करवाया, ये प्लास्टिक रॉड को टच करवाया, उसके बाद इस पिथबॉल पर भी क्या किया उन्होंने, इस प्लास्टिक रॉड को टच करवाया। तो देखा कि ये फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो ये प्लास्टिक रॉड जो दो हमारे पास था, इन दोनों को भी सेम मटेरियल से रब किया गया था, कैट फर से। तो जब दो सेम चीज को अगर आप सेम चीज से अगर रब करते हैं तो क्या होता है कि पहले वाले दो सेम चीज पे जो पहले वाले जो दो चीज हमारे पास है सेम चीज, उस पर सेम एंटिटी आते हैं, सेम प्रॉपर्टी आते हैं, और जिससे इसको रब करते हैं कैट फर से, उन दोनों पर भी सेम एंटिटी आते हैं। तो इससे इसको टच करवाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये निगेटिव था तो ये भी निगेटिव हो गया, अब ये निगेटिव था तो ये भी निगेटिव हो गया, तो भी यहाँ दिख रहा है कि दोनों सेम एंटिटी है, लाइक चार्जेज हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब क्या किया उन्होंने, इसको देखिए, फिर से इस एक्सपेरिमेंट को एक बार रिपीट किया कुछ इस तरह से, फिर एक नया स्टैंड लिया इस तरह से, एक नया स्टैंड लिया इस तरह से, फिर इसने इस तरह से मेटल का बॉल रखा जिस पर अभी कोई एंटिटी नहीं है, जिस तरह से इस पर प्लस माइनस है उसी तरह से इस पर अभी कोई एंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस बिना टच किए हुआ है, ये अभी कुछ नहीं है, ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, इस पिथबॉल को मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो इस फर्स्ट वाले को क्या किया, इस ग्लास रॉड से टच करवा दिया, ठीक है, इस फर्स्ट वाले को ग्लास रॉड से टच करवा दिया और इस सेकेंड वाले को प्लास्टिक रॉड से टच करवा दिया। तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी। उन्होंने फिर अपने मन में ये विचार लाया कि एंटिटी मतलब कोई भी चीज दो प्रकार के हैं, यहाँ पर कोई भी चीज तीन प्रकार के नहीं है, दो प्रकार के हैं, वो अलग अलग हैं। अगर कोई चीज दो प्रकार के हैं तो वो अलग अलग हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ है, और दो चीज जब अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी, जिसका नाम दिया गया चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंटिटी है आपके पास दो प्रकार का, ग्लास रॉड का एंटिटी, ग्लास रॉड पे जो प्रॉपर्टी है जो आया रब करने के बाद सिल्क से, और प्लास्टिक रॉड पे जो एंटिटी आया है कैट फर से रब करने के बाद वो एंटिटी, ये दोनों एंटिटी का नाम दिया गया चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं दिया गया, सिर्फ दिया गया कि चार्ज दो होते हैं, कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। और जब दो एंटिटी होते हैं, जब दोनों एंटिटी सेम होते हैं तो उसे हम लाइक चार्ज कहते हैं। जब दो एंटिटी अपोजिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे हम अनलाइक चार्ज कहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से या प्लास्टिक रॉड को कैट फर से या एम्बर को वूल से या फिर सिल्क से रब करते हैं तो दोनों पर अलग अलग एंटिटी आते हैं, दोनों पर अलग अलग एंटिटी आते हैं। एक पर आते हैं फर्स्ट एंटिटी, तो दूसरे पर आते हैं सेकेंड एंटिटी। दोनों एंटिटी सेम नहीं होते, और यही दोनों एंटिटी जो सेम नहीं है वही दो एंटिटी है अलग अलग, जिसका नाम दिया गया चार्ज। अब आगे इन्हीं दो अलग अलग एंटिटी का नाम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए फिर अब बात करते हैं, तो यहीं से चार्ज आया, इसी एक्सपेरिमेंट से चार्ज आया, ठीक है बच्चे, इस अट्रैक्शन से, रिपल्सन से, इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज आया। तो ये पिथ बॉल का जो एक्सपेरिमेंट है, इस पिथ बॉल के एक्सपेरिमेंट से दो कंफर्मेशन मिलता है, दो
जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे ग्लास रॉड को जब आपने यहाँ पर लाया इस पिथबॉल के पास में, इस ग्लास रॉड को, तो ये तो चार्ज नहीं था, लेकिन ये चार्ज था, इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया। उसी तरह से जब इस पिथबॉल के पास इस प्लास्टिक रॉड को आपने लाया, तो ये पहले चार्ज नहीं था, लेकिन ये चार्ज था, चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ इस पिथबॉल के एक्सपेरिमेंट से सबसे पहला इंफॉर्मेशन मिला कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला? दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिला कि दो सेम इंटिटी यानी कि दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो डिफरेंट इंटिटी यानी कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से ये दो जानकारी कंफर्म हो गया। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए क्या होता है। ये बेसिक बेसिक बातें करेंगे आज हम, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। जो फंडामेंटल चीजें हमें समझने के लिए नीचे से, हम उस चीज पर से बात करेंगे आज, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए फिर यहाँ क्या होता है। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज ये कहां से आया, इसका नाम कैसे दिया गया। चार्ज के बारे में तो आपको बता दिए ना कि चार्ज कैसे आया। चार्ज कैसे आया, फाइनली आप क्या बताएंगे कि चार्ज कैसे पता चला कि चार्ज होता है। यानी कि दो सेम बॉडी का जो दो सेम इंटिटी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और दो डिफरेंट इंटिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर इस अट्रैक्शन से और रिपल्सन से वो कंफर्म किया कि दो इंटिटी होते हैं। अगर एक ही इंटिटी होता कोई, तो सिर्फ या तो अट्रैक्शन होता या तो फिर रिपल्सन होता, कुछ एक ही होता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी केस में अट्रैक्शन हो रहा है, तो किसी केस में रिपल्सन हो रहा है। दो काम हो रहा है, एक काम हो रहा है अट्रैक्शन का, एक काम हो रहा है रिपल्सन का। तो इन अट्रैक्शन में और रिपल्सन में कोई दो डिफरेंट इंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इन्हीं इंटिटी को चार्ज कहा गया, इन्हीं चीज को चार्ज कहा गया। अब बाकी ये चीज पॉजिटिव कब होगा और कब नेगेटिव होगा ये तो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो उस टाइम में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में जानकारी थी कि इलेक्ट्रॉन जिसमें चला गया वो नेगेटिव और जिसमें से निकल गया वो पॉजिटिव, ऐसा तो था नहीं। वहां पर लॉजिक है पॉजिटिव और नेगेटिव का, नाम कैसे दिया गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए क्या होता है। यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद जब उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं, तो कुछ देर तक तो दोनों एक दूसरे में चिपका हुआ रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद खुद बाय खुद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यानी कि कुछ देर के बाद जो दोनों बॉडी पर चार्ज आते हैं वो खत्म हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंघी को अगर आप अपने बालों से रगड़ देते हैं, और उस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास अगर आप ले करके जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि उस कागज के टुकड़े को तो वो कंघी खींच लेगा, उसमें कागज का टुकड़ा कंघी में जाके चिपक जाएगा। क्या वो बहुत देर तक चिपका हुआ रहेगा? नहीं, कुछ देर तक, 1 मिनट 2 मिनट तक चिपका हुआ रहेगा, फिर अपने आप वो गिर जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जो चार्ज उस कंघी पे आया वो लॉस्ट हो गया, वो खत्म हो गया। वो खत्म क्यों हो जाता है? वो खत्म क्यों हो जाता है? जब हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो उसी एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल जाएगा कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया। तो देखिए क्या होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को जिसको हम रगड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़े थे, तो वैसे ही पहले ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ से रगड़ दीजिए, और रगड़ने के बाद दोनों को डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में चिपका दीजिए। दोनों को चिपकाने के बाद क्या होता है, दोनों का चार्ज कुछ देर के बाद लॉस्ट हो जाता है, दोनों खुद ब खुद अपने आप दूर हो जाते हैं। यानी कि दोनों खुद ब खुद दूर क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि दोनों का चार्ज जो है वो खत्म हो गया। दोनों जो इलेक्ट्रीफाइड हुआ था वो अब खत्म हो गया, दोनों पर जो चार्ज आया था वो अब लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया।
तो खत्म कैसे हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि जब दो चार्ज बॉडी डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, न्यूट्रल मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देते हैं। और जीरो कब आता है? जीरो कब आता है? जब हमारे पास पॉजिटिव नंबर का और निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो हमारे पास जो दोनों के सम आता है वो क्या आता है? जीरो। फिर से सुनिए, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर का और निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर का और निगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो दोनों का सम क्या आता है? जीरो। तो जीरो आता है, मान लीजिए कि +5 है अब -5 है, इन दोनों का सम क्या होगा? जीरो। जीरो का मतलब न्यूट्रल। तो इसी चीज से उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जब पॉजिटिव चार्ज, जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर देते हैं और रब करने के बाद जब दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देता है, मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है तो न्यूट्रल होने के लिए कंडीशन है, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो ही तो दोनों न्यूट्रल होंगे। तो यही से नाम दिया गया दो अलग अलग एंटिटी का, एक का नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो ना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने इन दोनों को आपस में रब किया तो मान लीजिए कि ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? अब समझते हैं अपने लॉजिक से, नए लॉजिक से, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो अब देखिए, जैसे कि रब किया तो एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज हुआ उसके पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहने का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि इसमें प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन 15 है, ठीक है। इसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन 15 है, प्रोटॉन 10 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस है ना, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहने का मतलब कि इसके अंदर जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके पास मान लेते हैं 10 है और प्रोटॉन इसके पास 15 है, प्रोटॉन इसके पास 15 है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जब इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाएंगे, इसको ला करके इसमें चिपका दीजिए, इसको ला करके इसमें चिपका दीजिए। ये क्या करेंगे ना, पॉजिटिव निगेटिव को अपने और तो खींचेगा। इसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये 5, इसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेस है, ये पॉजिटिव क्या करेगा? इसको खींच लेगा, यानी कि ये निकल करके इसमें आ जाएगा, ये निकल करके इसमें आ जाएगा, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10 इसके पास था ही पहले से, 5 आ गया, कितना हो गया? 15। इलेक्ट्रॉन तो होता है निगेटिव, अब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस इक्वल हुआ तो ये हो गया न्यूट्रल, ये भी देखिए न्यूट्रल हो जाएगा। इसके पास प्रोटॉन था 10, इलेक्ट्रॉन था 15, 5 इसी से निकल गया, इलेक्ट्रॉन अब इसके पास कितना बच गया? 10। ये होता है निगेटिव, अब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव इक्वल, तो क्या हो गया? ये भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का नाम दिया गया, ठीक है बच्चे। एक बार हम इसको और रिपीट करते हैं, आप देखिए, आप समझ लिए इसको। अगर पॉज करके आप समझ सकते हैं, पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, फिर बाद में सोच भी सकते हैं कि सर ने क्या बताया। तो एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखिए क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, ये वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर, देयर इज नो डाउट एट ऑल इन दिस कॉन्सेप्ट। लिसन टू मी केयरफुली। व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव
जो चार्ज हैं उनके बारे में बताया कि चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटी है जिसका नाम चार्ज दिया गया। लेकिन वो एंटिटी अगर दो प्रकार का है तो कौन कौन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो नाम किस लॉजिक के आधार पर दिया गया पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये समझना। इस लॉजिक के आधार पर दिया गया कि जब किसी दो सबस्टेंस को आपस में अगर आप रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद एक पे अलग चार्ज आता है और दूसरे पे अलग चार्ज आता है, दोनों पे सेम चार्ज होता नहीं है। उसके बाद जब दोनों को रगड़ने के बाद अगर आप दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो कांटेक्ट में लाने के बाद क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देंगे। तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को जीरो किस कंडीशन में करेगा, कंडीशन वहां बनेगा पॉजिटिव और निगेटिव का। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसका सम क्या होता है, जीरो। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है। अगर दो नंबर हमारे पास है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट जीरो। तो दो चार्ज को जब एक दूसरे में अगर हम चिपकाते हैं, ला करके टच करवाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेता है। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, यानी कि एक जितना पॉजिटिव है उतना ही एक निगेटिव है। तो एक चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा निगेटिव, और फिर दोनों मिल करके जुट करके हो जाएगा दोनों एक न्यूट्रल। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पे है जो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। अब हम जानेंगे कि ये चार्ज होता क्या है। देखिए बच्चे, ये चार्ज कहाँ से आया, ये 600 BC की बात है, कहाँ से आया, नाम कैसे पड़ा पॉजिटिव निगेटिव, ये तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं ये चार्ज होता क्या है, ये चार्ज हम कहते किसे हैं स्टूडेंट। वो सारे लॉजिक थे, लगभग 600 BC की लॉजिक थे वो सारे चीज जो NCERT बुक में दे रखा है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सारी चीजें। अब हम इस चीज को डेप्थ में जानेंगे कि ये चीज होता क्या है, चार्ज एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि बच्चे हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्या पढ़ा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो भाई देखो, तो मैटर का एक प्रॉपर्टी है कि उसके पास मास होगा, उसका एक वॉल्यूम भी होगा जिस वजह से वो जगह छेकेगा। ये मैटर का प्रॉपर्टी है। जिस प्रकार से मास और वॉल्यूम मैटर का प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से ये चार्ज भी मैटर का ही प्रॉपर्टी है, कोई अलग से नहीं आया है। जैसे कोई मैटर कहते हैं कि ये हल्का है, ये भारी। मास का क्या काम होता है, मास से क्या पता चलता है, मास से ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है या फिर कितना हल्का है। और उसके वॉल्यूम से क्या पता चलता है, वॉल्यूम से पता चलता है कि उसका साइज क्या है। अगर उसको हम यूनिवर्स में कहीं पर रखें तो वो कितना स्पेस लेगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि उसके पास मास है, उसका वॉल्यूम है। उसी प्रकार से चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मैटर का या किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। फिर से सुनिए, जिस प्रकार से मास किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, मास क्या बताता है हमें, मास ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है या फिर कितना हल्का है। उसका वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम ये बताता है कि वह ऑब्जेक्ट कितना स्पेस लेगा, अगर कहीं पर भी उसको यूनिवर्स में हम रखें तो कितना स्पेस लेगा। और चार्ज क्या बताएगा, चार्ज ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो चार्ज जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से वह ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है, ये होता है चार्ज। अब देखो बच्चे, जैसे कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ये चार्ज क्या होता है। हम लिखते हैं इट इज इंट्रिंसिक, it is intrinsic property of matter. It is intrinsic property of matter.
ड्यू टू which it attract, due to which it attract or repel another material, या मैटर कुछ भी लिखो, सारे सिनोनिम से मिलता जुलता वर्ड है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मटेरियल, यानी कि ये जो चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब फंडामेंटल, एकदम बेसिक। फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते हो कि भाई ये किस चीज से बना हुआ है। जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, विदाउट मास नो मटेरियल कैन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। आपको पता है ना कि बिना मास का कोई मैटर हो ही नहीं सकता। अगर मास नहीं है तो मैटर ही नहीं है। उसी प्रकार से चार्ज भी है, अगर चार्ज नहीं है तो मैटर भी नहीं है। विदाउट चार्ज एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। जितना फंडामेंटल किसी ऑब्जेक्ट का मास है, उतना ही फंडामेंटल किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज भी होता है। ये भी उस ऑब्जेक्ट का ही प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चे, यही चीज होता है इसमें। जैसे अब मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे देखो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg। इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg। तो आखिर ये जो ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, ये मास क्या है? अगर आप पूछोगे ये किस चीज से बना हुआ है मास, तो नहीं पता ये किस चीज से बना हुआ, बस होता है। ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। जिस प्रकार से ये मास ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, बस होता है, इसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये चार्ज, ये जो चार्ज है वो भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर आप रिसर्च नहीं करते कि वो किस चीज से बना हुआ। जितना फंडामेंटल मास है उतना ही फंडामेंटल चार्ज भी है। और भी सिंपल तरीके से मैं इसको स्प्लिट करके बताता हूं आपको। जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आखिर किस चीज से बना हुआ है? एटम से बने हुए हैं। जैसे यहां पर हम एटम बनाते हैं एक, ये एटम हो गया, ये एटम से बने हुए हैं। इस एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या क्या है? वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके बाद इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब आप देखो यहाँ पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है? एटम से बने हुए हैं। इसी ऑब्जेक्ट का ये छोटा सा पार्ट है, इन्हीं छोटे छोटे ढेर पार्ट से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इन्हीं छोटे छोटे ढेर पार्ट से इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट का ये छोटा सा पार्ट है। अब इस छोटे से पार्ट को देखो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इन द टर्म ऑफ मास एंड चार्ज। अब इनके इस ऑब्जेक्ट के छोटे से पार्ट के पास अगर मास है या चार्ज है, तो इस बड़े ऑब्जेक्ट के पास नहीं होगा। यही छोटे छोटे यही छोटा छोटा पार्ट में मिलकर के ये बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। छोटे से ऑब्जेक्ट के पार्ट, छोटे से ऑब्जेक्ट के जो छोटा सा जो पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका जो प्रॉपर्टी होगा वही बड़ा सा ऑब्जेक्ट का भी होगा। इसी का ये एटम है। अब देखो, इस एटम के अंदर प्रोटॉन है, तो आपको पता है ना कि प्रोटॉन का क्या होता है? मास होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? मास होता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। आप कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं है, हम तो कहीं लिखते नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, इसका मास बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसके मास को एटॉमिक मास में ऐड नहीं करते हैं। बाकी प्रोटॉन इससे बहुत हैवी होता है। कुछ मास हल्का ही सही, थोड़ा कम ही सही, आखिर मास तो है नहीं इसके पास। जिस प्रकार से इसके पास मास होता है, अब पूछोगे प्रोटॉन के पास मास क्यों होता है? तो ये प्रॉपर्टी है इसका, ऑब्जेक्ट के पार्टिकल का ये प्रॉपर्टी है, उसका मास होता है। अगर मास नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा,
और पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट पार्टिकल से ही बनते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। तो जिस प्रकार से प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है, उसी प्रकार से इस प्रोटॉन का चार्ज भी होता है। जितना फंडामेंटल जितना जरूरी इस प्रोटॉन का मास होना है, उतना ही जरूरी इस प्रोटॉन का चार्ज होना है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है। जिस तरह से मास होता है इसका, उसी प्रकार से इसका चार्ज भी होता है। इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का मास होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ओवरऑल हम देखें इस एटम के अंदर, तो मास और चार्ज दोनों है। भले ही न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, मास है सिर्फ, इसके पास चार्ज नहीं है, लेकिन इस एटम को अगर हम देखें तो बिना ये चार्ज का नहीं है, बिना मास का नहीं है, इसके अंदर मास और चार्ज दोनों हैं। और इसी से ये ऑब्जेक्ट बनता है, इसी से छोटे छोटे पार्ट मिलकर के बड़े पार्ट बनते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो इसके पास अगर मास और चार्ज है तो इसके पास भी होगा, क्योंकि यही छोटा छोटा जो एटम है ना, इस छोटा सा एटम का मास को अगर हम जोड़ेंगे तो छोटा सा मास निकलेगा, कम मास निकलेगा। और इस तरह के एटम इस बड़े सा ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारा है, तो सारे एटम के मास जुट करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट का बड़ा मास निकलेगा, ग्राम में या फिर केजी में कोई मास होता है। इस प्रकार से चार्ज होता है। यानी कि जितना फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, उतना ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज होता है। और उस चार्ज के पीछे कारण क्या है, उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मास के पीछे भी वही कारण है, मास तो उसी का होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और उसी से तो एटम बनते हैं, उसी एटम से तो कोई ऑब्जेक्ट बनता है। यही है बच्चे। अब हमने यहाँ पर चार्ज को समझ लिया कि ये चार्ज क्या होते हैं बच्चे। तो चार्ज को आप बताएंगे, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मटेरियल। ये किसी, जैसे कि हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से मास किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है, तो मास से हमें क्या पता चलता है, कितना भारी है फिर कितना हल्का है। उसके वॉल्यूम से क्या पता चलता है कि वो कितना स्पेस लेगा। उसके चार्ज से क्या पता चलेगा, उससे पता ये चलेगा कि वो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ये उसका प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्सन का। अब आप कह रहे होंगे, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और भी क्लियर कर दूं, जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों कहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों कहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। अगर इसके पास प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी ही है, उसके पास होना ही है, तब तो ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट या रिपेल करना चाहिए, लेकिन कहाँ कर रहे हैं इसे। देखो बच्चे, होता क्या है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। मान लेते हैं इसके पास प्रोटॉन है 50, इलेक्ट्रॉन इसके पास है मान लेते हैं 50। अब यहाँ पर प्रोटॉन को हम +50 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को -50 लिखते हैं। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, तो बार बार ये नहीं लिखा जाता, इसी को लिखा जाता है +1 रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19। और इतना बड़ा नंबर बार बार लिखोगे तो लिखने में क्या होता है, साइंटिस्ट को क्या होता था कि परेशानी होती थी। इसी को मान लिया गया कि प्रोटॉन का ये रिलेटिव चार्ज कितना, -1। अगर एक प्रोटॉन है तो बोलेंगे हम उसको +1 चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे -1 चार्ज। यहाँ पर हमने वही काम किया है, ये चार्ज है, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इसमें इक्वल है, +50 और -50, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 0। इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ऐसा न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कहने का मतलब इसका जो नेट चार्ज है अभी वो 0 है। नेट चार्ज 0 से कहने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, दोनों प्रेजेंट है। चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो हमने बताया कि वो हर ऑब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो चार्ज पार्टिकल है। लेकिन दोनों अगर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को 0 कर रहे होते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर रहे होते हैं।
इसीलिए इसका इफेक्ट इसके अराउंड नहीं है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है जितने उतने ही प्रोटॉन है, जितना प्लस है उतना माइनस है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल कर रहे हैं। तो न्यूट्रल अगर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर दे रहे हैं, जो इसके अराउंड फोर्स बनता नहीं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, रिपेल करने के लिए, या फिर ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है इसको अट्रैक्ट करने के लिए या रिपेल करने के लिए, वही नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं दिखता है। ठीक है बच्चे, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, फिर देखिए क्या होता है इसमें। अब चार्ज क्या होता है आपने तो समझ गया। अब बच्चे क्या होता है कि चार्ज का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ चार्ज, बेसिक बातें करेंगे आज हम, छोटी छोटी बातें करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो और मजा आएगा। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चे, आपने तो पढ़ के आया है पिछले क्लास से। चार्ज को किस चीज से आप डिनोट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, किस चीज से, क्यू से, क्यू से। ठीक है, अब इसका SI यूनिट क्या होता है बच्चे, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। इसको किस चीज से लिखते हैं, ऐसे कैपिटल C से। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब होता है। और ये चार्ज जो होता है ना बच्चे, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो चार्ज होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो चार्ज होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव कब होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि कोई बॉडी में पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहने का मतलब उसमें क्या हुआ कि प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन +50 है, इलेक्ट्रॉन -25 है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। इन दोनों का अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो कितना आएगा आपके पास, +25। ये प्लस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कितने प्रोटॉन इसमें ज्यादा हैं, 25 प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इस पे, एक प्रोटॉन पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹। एक प्रोटॉन पे कितने पॉजिटिव चार्ज, 25 प्रोटॉन इसमें है प्रेजेंट। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज में हमें देखना है कि प्रोटॉन कितने एक्सेस है उसमें, तो इसी को 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड में कितना अमाउंट में है, यहाँ पे ये पता हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज इफ इट हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे और प्रोटॉन कम रहेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चे, ये आपने देख लिया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। उसका SI यूनिट कूलम्ब होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और जो SI यूनिट कूलम्ब होता है बच्चे, ये कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, ये बहुत बड़ा सा यूनिट है चार्ज का।
ठीक है। इसके छोटे यूनिट होते हैं, इनसे छोटे यूनिट क्या होते हैं, मिली कूलम होगा, माइक्रो कूलम होगा, नैनो कूलम होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि कूलम जो है SI यूनिट ऑफ चार्ज, ये कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, ये बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ प्रेजेंट होता है मैग्नीट्यूड में, अमाउंट में, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब क्या होते हैं, प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि अगर दो चार्ज हैं, दोनों अगर सेम चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है दो ऑब्जेक्ट पे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और क्या होता है, निगेटिव निगेटिव भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, याद रखते जाएंगे आप। यानी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, दैट इज आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, it doesn't matter, there should be the same charge. If there will be the same charge, they will repel each other. And if there will be opposite charge, positive and negative, then what will happen, there will be the attraction between them. अगर दो चार्ज सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके बच्चे, अंडरस्टैंडिंग। आप पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक बेसिक बातें करेंगे हम आज इस पर, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे स्टूडेंट। अब आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि भाई ऐसा है कि मास और चार्ज ये दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, किसी मैटर का। मास एंड चार्ज दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही है मैटर का। क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो चलिए अब स्टडी करते हैं इन दोनों पर, मास पर और चार्ज पर, और हम इसमें देखेंगे कि मास में और चार्ज में क्या अंतर है बच्चे। मास में और चार्ज में क्या अंतर है, हम इन दोनों का स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि चार्जेज ऑलवेज कम विथ मास। क्या मतलब हुआ इसका, चार्जेज ऑलवेज कम विथ मास। देखो बच्चे, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा ना, जैसे कि अभी अभी हमने आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि जो हमारे पास इस तरह के जो बॉल हमने लिया था, और इस बॉल से ला करके जो हमने ग्लास रॉड को टच करवाया था, या इस बॉल को जो हमने प्लास्टिक रॉड से टच करवाया था, तो चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गया था और इसमें से भी इसमें ट्रांसफर हो गया था। ग्लास रॉड पर जो चार्ज था वो इस पे ट्रांसफर हुआ, और प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज था वो इस पे ट्रांसफर हुआ। लेकिन दोनों पे सेम चार्ज नहीं था, दोनों पे सेम एंटिटी नहीं था, दोनों पे डिफरेंट एंटिटी था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्लास रॉड से जो है वो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस मेटेलिक बॉल के अंदर। जब चार्ज इसमें से इसमें ट्रांसफर होता है ना, इसमें से निकल के इसमें जाएगा ना, तो सिर्फ चार्ज अकेला नहीं जाएगा, चार्ज के साथ में मास भी जाएंगे। सपोज कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके अगर इसमें जाते हैं, ये ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आएगा। जब इसमें से निकल के इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता ही है, कितना होता है, -1.6 इंटू कितना होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल के इसमें आएगा, इस ग्लास रॉड के अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बॉल में से जब ग्लास रॉड के अंदर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, निगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जब ये चार्ज निकल करके इसमें से आ रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये चार्ज आता ही है, बाकी मास भी आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास भी होता है। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी चार्ज जो आएगा तो मास के साथ आएगा। लेकिन इसकी उल्टी सही नहीं है, इसका उल्टा स्टेटमेंट सही नहीं है।
कि मास ट्रांसफर होगा तो चार्ज भी ट्रांसफर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग में इतना रखना है कि जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन निकल करके एक से दूसरे में जाएंगे तो मास भी जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए उसका मास थोड़ा कम होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए उसका मास थोड़ा ज्यादा होगा। अब कहोगे इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, तो हाँ मैं भी कहता हूं कि बहुत कम होता है, मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और जिसमें चले गए हैं, इन दोनों के मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आया तो हम यहां बोलेंगे कि चार्जेज ऑलवेज कम्स विद मास। तो बच्चे हम यहां समझ रहे थे मास और चार्ज में डिफरेंस। तो सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट चार्जेज ऑलवेज कम विथ मास। अब देखिए बच्चे, ये जो मास होता है ना, ये जो मास होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये सही है कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव? कहीं पर आपने देखा है लिखा हुआ है कि मास है -5 kg, मास है -10 kg? कहीं पर आपने देखा है लिखा हुआ? अगर किसी ने देखा होगा तो हो सकता है, लेकिन हमने तो आज तक नहीं देखा। तो मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे कि मास 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है, आप ये नहीं कहेंगे मास -5 kg है, -10 kg है, -15 kg है, ये नहीं कहेंगे आप। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज इज पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो मास होते हैं ना, मास ऑलवेज अट्रैक्ट। मास का प्रॉपर्टी है कि ये ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। मास ऑलवेज अट्रैक्ट, मास ऑलवेज अट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कोई दो बॉडी है हमारे पास, वो दो बॉडी एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं कोई दो बॉडी बिकॉज ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर मासेस। तो दो मास जो होते हैं वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं दो बॉडी के बीच में, ठीक है। मास ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। और चार्ज क्या करते हैं? चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। चार्ज अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल। चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था कि दो सेम एंटिटी, दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और दो अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट एंटिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो चार्जेस अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब तीसरा बताते हैं, तीसरा में क्या होता है बच्चे वो देख लेते हैं। चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ओके। अब देखिए फिर क्या होता है यहाँ पे मास में क्या होता है। ये मास में क्या होता है, देखो बच्चे होता क्या है, मैन्युखली देखिएगा। m इक्वल टू होता है m0 बाय √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये क्या होता है? 1 माइनस v बाय c स्क्वायर, 1 माइनस v बाय c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m0 बाय √1 माइनस v बाय c स्क्वायर। ये क्या होता है बताता हूं।
ये जो होता है मास ऑफ अ बॉडी, ये m होता है मास ऑफ अ बॉडी, और ये होता है m नॉट होता है मास ऑफ रेस्ट बॉडी, मास ऑफ रेस्ट बॉडी। अब देखो ये क्या होता है बच्चे, यहां पर ये बता रहा है, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि किसी मूविंग बॉडी का जो मास होता है ना, वो रेस्ट बॉडी से ज्यादा होता है। जब आप रेस्ट में होते हैं और आप दौड़ रहे होते हैं तो दोनों कंडीशन में आपका मास सेम नहीं होता है। आपका मास जो होता है ना स्पीड के साथ वेरी करता है, चेंज होता है। जब आप खड़े हैं तो आपका मास कुछ और है, लेकिन आप जब दौड़ोगे किसी स्पीड से तो आपका मास वही नहीं रहेगा जो आप रेस्ट में अपने मास को देख रहे थे, आपका मास कुछ बड़ा सा रहेगा। वो कैसे, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये m नॉट है मास ऑफ अ रेस्ट बॉडी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप दौड़ रहे हो, यहाँ पर c है स्पीड ऑफ लाइट, आप दौड़ रहे हो किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी का ये मास होता है ना उसी का ये वेलोसिटी है। तो मान लीजिए कि आप किसी वेलोसिटी से आप दौड़ रहे हैं, जिस वेलोसिटी से आप दौड़ रहे हैं, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप दौड़ रहे हैं, तो अपने वेलोसिटी को अगर लाइट की वेलोसिटी से अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये जो टर्म होगा, ये टर्म क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। अरे आपका वेलोसिटी स्पीड की वेलोसिटी से हमेशा कम ही में रहेगा, ये ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा। तो अपने वेलोसिटी को अगर लाइट की वेलोसिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये जो टर्म आएगा, ये टर्म 1 से छोटा आएगा, और इसको आप क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ये 1 से छोटा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाता है तो ओवर और जो ये फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका मास है, ये मास ऑफ अ बॉडी, वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर से एक बार आप समझें इस चीज को, यहां पे समझाते हैं, फिर से एक बार देखें। जैसे m इक्वल टू, ये m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये है मास ऑफ अ बॉडी, ये है मास ऑफ रेस्ट बॉडी, यानी कि जो बॉडी ये मास ऑफ रेस्ट बॉडी है। जैसे जब आप खड़े हैं तो आपका जो मास होगा वो यहां पर आएगा, और ये जो मास निकल करके आएगा ना, वो जब आप मूव करेंगे ना किसी वेलोसिटी से, तो ये पूरा होल इक्वेशन आपको ये मास देगा मोशन के टाइम में। ये फार्मूला जो है m इक्वल टू, ये फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो मोशन के टाइम में जो आपका मास होगा वो निकल करके आएगा। ये है मास ऑफ रेस्ट बॉडी, बाय में है 1 अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपका मास कुछ और होता है, जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपका मास, जो आप रेस्ट मास था आपका, जो आप खड़े थे, तो उतना ही नहीं रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि मास स्पीड के साथ चेंज होता है। तो देखो कैसे होता है, जब आप दौड़ोगे तो भी वेलोसिटी से दौड़ोगे, 10, 20, 50, 60 जो भी वेलोसिटी आपका होगा वो यहाँ रखोगे v के जगह पे। अब ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से अपने वेलोसिटी को जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वाले जो टर्म आएगा, ये टर्म 1 से छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा, क्योंकि ऊपर वाला टर्म भी बहुत छोटा है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, और आप कितने स्पीड से दौड़ सकते हो, मैक्सिमम 150 इतने स्पीड से दौड़ सकते हो। तो 50 के स्पीड से मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हो, बाकी लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी ये इसका स्क्वायर है, इसका डबल हो जाएगा, स्क्वायर है। अब इस पे स्क्वायर करके यहाँ ला करके इसको डिवाइड करवाना, तो बाकी जो ये टर्म आएगा, ये टर्म कितना आएगा, 1 से छोटा। अब इससे जब इसको डिवाइड करके आप उसको अगर इस 1 में से माइनस करोगे तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। और 1 से छोटा होगा तो तब आप जब इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दोगे तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा, नीचे वाला छोटा हो गया तो ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो आपका जो मास है मोमेंट के टाइम में वो क्या होगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो सर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आज तक तो हम लोग जो है मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में जो पढ़ते आए हैं मोशन में, वहां पर तो मास ऐसा नहीं था कि
स्पीड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से, तो उस जब वो रेस्ट में था तो कुछ और मास ले रहे थे, अभी स्पीड से मूव कर रहा था तो वहाँ मास कुछ और ले रहे थे, बढ़ा हुआ मास ले रहे थे, ऐसा कहाँ हो रहा था? तो वहाँ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था बच्चे कि जब कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो उसका जो स्पीड था वो बहुत ज्यादा नहीं था। कितना स्पीड उसका हो सकता था? 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो उस स्पीड को जब आप यहाँ पर रखोगे और उस स्पीड को जब इससे आप डिवाइड करोगे तो जो इसका वैल्यू आएगा ना वो लगभग 0 आता है। एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, 0 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 1 से छोटा आएगा, लेकिन लगभग 0 ही आएगा, 0 के नजदीक नहीं आएगा, लगभग 0 आएगा। तो 1 में से 0 को माइनस कर देते हैं तो नीचे में 1 ही रह जाता है, और 1 से जब इसको फिर डिवाइड कर देते हैं रेस्ट मास को तो मास वही रह जाता है। इसीलिए वहां पर हम मास चेंज नहीं करते थे। अरे 11th क्लास में हमको सब कुछ दिख रहा था चलते हुए, पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलते हुए दिख रहा था, पानी बहते हुए दिख रहा था, रोड पर गाड़ी चलते हुए दिख रही थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है यहाँ पर पेंडुलम की नहीं, गाड़ी की नहीं, यहाँ बात हो रही है चार्ज की। जो चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होता है ना तो 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नहीं चलता है, वो चलता है लगभग, लाइट का स्पीड क्या है 3 × 10⁸, वो चलेगा 3 × 10⁷, यानी कि लाइट के स्पीड के नजदीक में वो आ जाता है। तो यहाँ पर लग रहा है यहाँ कुछ हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा ना, जब आप यहाँ पर पार्टिकल के स्पीड को लाइट के स्पीड से अगर डिवाइड करोगे ना तो ओवरऑल जो ये यहाँ पर वैल्यू आएगा इसका लगभग 0 नहीं आएगा, 0 से बहुत ज्यादा आएगा, 0 से बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो 1 में से उसको जब माइनस कर दोगे तो नीचे वाला जो वैल्यू आएगा ये 1 से छोटा आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड कर दो, मास को डिवाइड कर दो। यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब चार्ज मूव करेगा तो 3 × 10⁷, 3 × 10⁸, लगभग लाइट के स्पीड के नजदीक से ही वो मूव करेगा। जितना लाइट का स्पीड होता है उसके आसपास पार्टिकल का स्पीड होगा, पार्टिकल का स्पीड होगा। तो पार्टिकल का स्पीड को जब आप लाइट के स्पीड से डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू जो आएगा लगभग 0 नहीं आएगा, क्योंकि स्पीड यहाँ कम नहीं है, वो 0 से ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा, लेकिन 1 से कम आएगा। तो उस कंडीशन में जब 1 में से उसको माइनस करोगे ना ये वैल्यू जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर ये कम हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। उसके बाद आप इसी रेस्ट मास को डिवाइड करो तो ये जो टोटल वैल्यू आपको आएगा मास ऑफ अ मूविंग बॉडी वो बढ़ा सा नजर आएगा। क्योंकि ये नीचे वाला अगर कम हो गया डिनोमिनेटर तो ओवरऑल इस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज लागू होता है बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मास, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी इज वेरिएबल, मास ऑफ अ बॉडी इज वेरिएबल, it depends on its speed, it depends on its speed। किसी बॉडी का जो मास होता है वेरिएबल होता है, वो उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, मूविंग बॉडी का जो मास होता है वो रेस्ट बॉडी के मास से ज्यादा होता है। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास कम रहेगा, जब वही बॉडी मोशन में होगा, किसी स्पीड से मूव करेगा तो उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास कम होगा, लेकिन जब वही बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका मास ज्यादा होगा। यानी कि मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने यहां पर देख लिया कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उस चार्ज पार्टिकल का जो मास होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, जब वही चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसके रेस्पेक्ट में। चार्ज पार्टिकल कोई रेस्ट में है तो उसका मास कम है, लेकिन वही चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट में आएगा तो उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है,
ये चीज हो गया। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल का मास तो वेलोसिटी के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उस पार्टिकल पे जो चार्ज होगा क्या वो भी चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास हम मान लेते हैं 3 ग्राम है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास 3 ग्राम है, और इस पर जो चार्ज है मान लेते हैं 2 कूलम है, ठीक है। अब ये चार्ज रेस्ट में है, इसका मास 3 ग्राम है। जब यही चार्ज अगर मोशन में आएगा तो इसका मास 3 ग्राम नहीं रहेगा, वो ज्यादा रहेगा, मास चेंज हो जाएगा चार्ज बॉडी का। लेकिन जब ये बॉडी अगर मोशन में होगा, ये तो इस पर जो चार्ज है उस पर कोई अंतर नहीं आएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, ये चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। जैसे ये बॉडी अभी रेस्ट में है तो मास 3 ग्राम है और चार्ज 2 कूलम है। अगर ये बॉडी मोशन में आएगा, मान लेते हैं कि ये बॉडी मूव कर रहा है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, पहले रेस्ट में था, अब इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये मास बढ़ जाएगा, लेकिन ये चार्ज वही रहेंगे, चार्ज इसका चेंज नहीं होगा, ना तो ये इंक्रीज करेगा ना तो ये डिक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। By increasing its velocity, the mass of this charged particle is increased, but the charge of this particle is constant. It is independent on its velocity. Charge is independent on its velocity. ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं चार्ज इज independent charge is independent of its velocity, charge is independent of its velocity, आप लिख सकते हैं, but mass is डिपेंडेंट ऑन इट्स वेलोसिटी। मास वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, इट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज so that you could understand the concept of electricity well ahead. Okay, thank you so much. Have a nice day.